हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। तो आज हम फिर से आ गए अपनी न्यू वीडियो के साथ। इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे। थंबनेल पर आपने सभी ने देख लिया होगा। 1 घंटे के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ बने रहिएगा, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर उड़ा देंगे, ठीक है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन, उसकी वीडियो आई होप आपने सभी ने देख ली होगी, ठीक है। नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों चैप्टर्स। 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों। तो चलते हैं रिफ्रैक्शन के पास। रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा, ये बताओ। रिफ्रैक्शन का मतलब पता है क्या होता है? जब एक लाइट जो है वो एक मीडियम को चेंज करके और दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो दूसरे मीडियम में वो जैसे ही एंटर करती है उसकी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है बेसिकली, ठीक है। मतलब जैसे वो बैंड हो जाती है, क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। जैसे सपोज करो ये लाइट ऐसे आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइट है, यहां पर आई इंसिडेंट रे, यहां टकराई, जहां टकराएगी वहां पर क्या बनता है? हमारा नॉर्मल बनता है। फिर ये सीधी जानी चाहिए थी, कायदे में ऐसे आ रही है तो सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये अंदर की तरफ बैंड हो गई, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। क्यों होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल? क्योंकि एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है। एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। और ये क्या बेटा? ये एक डेंसर मीडियम है। ये कैसा है? तो ये डेंसर मीडियम है। अब वो सब चीज अभी बताऊंगा, रेयर डेंसर होता क्या है। तो जब रेयर से डेंसर जाती है ना, तब लाइट हमारी किधर बैंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो इधर बैंड हुई, फिर आई सीधे यहां पर टकराई, यहां टकराई तो यहां पर दूसरा नॉर्मल बनेगा, डॉट 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 डैश। इसको बोला हमने क्या? एन डैश बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? एन डैश बोला। अब ये लाइट जो थी ये सीधी ऐसे आ जानी चाहिए थी, कायदे में सीधी निकलनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहां ग्लास था, अब यहां फिर से एयर है। यहां पे क्या है? फिर से एयर है। तो फिर से मीडियम चेंज हुआ, तो फिर से बैंड ऑफ लाइट होगा। तो इधर टकराने के बाद ये इस बार अवे टुवर्ड्स फ्रॉम द, आई एम सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। किधर जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। यहां थी टुवर्ड्स द नॉर्मल और इधर टकराने के बाद ये उधर गई, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। यानी कि जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है दोबारा से, तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है लाइट। ये बात आपको सभी को समझ आ रही है, ठीक है। तो यही होता है बेटा हमारा रिफ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाएगी तो वो बैंड हो जाएगी। अब क्यों होती है बैंड? इसकी वजह है क्योंकि जब अलग अलग मीडियम्स होते हैं ना, तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट, उनके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी अलग अलग होती है। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अच्छी खासी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी और वैक्यूम में भी लगभग वही होती है, ठीक है। एयर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सभी को पता होगा। बट क्या ग्लास में भी उतनी स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट? नहीं, ठीक है। उसमें स्लो हो जाती है। क्या वाटर में सेम स्पीड से करती है? नहीं, उसमें भी स्लो हो जाती है। अच्छा, वाटर में स्लो जा रही होगी या ग्लास में? बताओ बताओ बताओ। हाँ, किसमें? किसमें स्लो जा रही होगी? ग्लास में स्लो जा रही होगी, ठीक है। क्योंकि ग्लास क्या है? वो एक डेंसर मीडियम है। आपको मैं ऐसे समझा के देखता हूँ, देखो। सपोज करो आप ना किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हो, आप किसी मार्केट से गुजर रहे हो, वहां पे खूब सारी भीड़ है, आप वहां से गुजरोगे तो वहां पर लोग अगर बहुत सारे हैं, तो आपकी स्पीड अपने आप ही स्लो नहीं हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से डेंसर मीडियम में क्या होता है? डेंस है वो, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स काफी पास पास हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स पास पास है तो लाइट को गुजरने में दिक्कत होगी, तो बैंड होके जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम में क्या होगी? स्पीड स्लो। समझ आया ना कैसे? रेयरर मीडियम मतलब रास्ता भाई खुला है एकदम, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो हम सीधे एकदम चलते जाते हैं और हमारी स्पीड मेंटेन रहती है, हमारी स्पीड स्लो नहीं होती। हम बाइक को भगाते हुए जाते हैं, जूम ऐसे जाते हैं ना, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए हमारी स्पीड ज्यादा रहती है। बट डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, डांस डांस हो जाता है, पास पास जाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आया ना? तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो बेटा लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो लाइट जो पहले ऐसे जाने वाली थी अब वो ऐसे जाएगी, और जो सीधे जाने वाली थी अब वो इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जा रही है। समझ आ गया? बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप इसका रीजन भी समझ आ गया होगा आपको कि रिफ्रैक्शन आखिरकार होता क्यों है, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। तो आगे बात आती है रेयर और डेंसर मीडियम्स होते क्या है आखिर। तो रेयर मीडियम का मतलब होता है बेटा एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है। जैसा अभी मैंने बोला, स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में क्या होती है? ज्यादा होती है। और डेंसर मीडियम में क्या होती है बेटा? स्लो होती है। क्यों होती है? एग्जांपल लेके बहुत अच्छा बताया है, सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा अब बात आती है ये वाली कि जब रेयर से डेंसर जाती है तो कैसे बैंड करती है? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी अभी बताया ना। फिर इसके बाद जब वो डेंसर से रेयर जाती है तब किधर जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। याद रखना ये बात, एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटा मोटा, ओके। आगे चलते हैं। तो बेटा अब बातें आती हैं कुछ। सपोज करो कि आपके पास एक मीडियम ले लिया मैंने, ठीक है। हमने ये जो एग्जांपल लिया है ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे बखूबी। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। जैसे देखो,
ये जो अपना एंगल है ना, ये होता है एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर ये डल रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है हमेशा। जैसे रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, देख ली होगी वीडियो, तो उसमें जैसे जैसे बताया था सेम चीजें यहाँ पे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, अब ये क्या कहलाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी कहलाएगी। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे बेटा आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आगे गए। अब देखो जितना एंगल ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा ना, इसलिए मैंने डबल डंडे लगा के ऐसे शो कर दिया कि दोनों एंगल ये वाले बराबर हैं। क्यों है बराबर, क्योंकि ये नॉर्मल दोनों ही 90 डिग्री पर हैं, तो ये वाले और ये वाला z बनाएगा, और ये नॉर्मल दोनों के दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे, और ये z बन रहा है इसलिए ये वाला एंगल यहाँ पर सेम ही आ जाएगा। आएगा ना, समझ आया ना। ये देखो z बन रहा है ना, z ऐसे, तो ये वाला एंगल यहाँ पर सेम आ गया। अब आगे देखो, जब ये इसको एमर्ज करके बाहर गई, एमर्ज करके बाहर निकल गई, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। इसको देखो क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। और क्योंकि ये एमर्जेंट रे है तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना एंगल बनाएगी बताओ। ये नॉर्मल है, मैंने सीधा बना दिया, चलो ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा ई, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलेंगे। किसी को दिक्कत यहां तक, ठीक है। एंगल ऑफ एमर्जेंस हो गया बेटा। अब बात आती है कि जब हम सपोज करो कि किसी लाइट को हम नॉर्मली डाल दें, ठीक है। एक मैंने ग्लास स्लैब लिया बेटे, इस तरह से ग्लास स्लैब लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक लाइट को जैसे यहां पर एंगल आई पर डाला था, क्या हो सपोज कि ये नॉर्मल है यहां पर, और मैंने इसी पर लाइट इंसिडेंट करा दी सीधे, तो पता क्या होगा, ये लाइट सीधी की सीधी निकल जाएगी। किधर निकल जाएगी बताओ, बोलो, सीधी की सीधी निकल जाएगी, परपेंडिकुलर ही। यानी कि अगर मैं इंसिडेंट कराता हूं लाइट को 90 डिग्री पर, ठीक है, या नॉर्मली कराता हूं, नॉर्मली एक्चुअली 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री मतलब कहीं बच्चे आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या आई की वैल्यू 90 है, एंगल ऑफ आई, नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, और लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी, और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे इंसिडेंट करेगी तो आगे निकल जाएगी सीधी, ठीक है ना। तो बेटा नॉर्मली यानी कि इसके परपेंडिकुलरली, ग्लास स्लैब है, परपेंडिकुलरली जब हम इसको इंसिडेंट कराएंगे तो सीधी की सीधी जाएगी, कोई बैंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आ सकता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में, कि इफ वी इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली और नॉर्मली टू द प्लेन, देन व्हाट हैपेंस, देन यू विल हैव टू से कि ये सीधी की सीधी निकलेगी विदाउट एनी बैंडिंग, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, सीधे का सीधा निकल जाएगी। एंगल ऑफ आर आई सब बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है बेटा। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसे आप अगर कभी स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो या ट्यूबवेल में गए हो, गांव में नहाए तो होगे ना, ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल्स होती है, वहां पे आप देखते हो, जब उसमें झांक के देखते हो नीचे, तो उसका जो सतह है ना, उसका जो सरफेस है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है, सरफेस जो है ऊपर उठा दिखता है, ऐसा लगता है कि इतनी गहरी है जी, है ना, मतलब 2 फुट गहरी है या 4 फुट गहरी है, बट वो एक्चुअली में 4 फीट गहरी नहीं होती, वो 5 या 6 फुट गहरी निकलती है जब हम उसमें पानी में उतरते हैं, होता है ना ऐसे। तो होता क्या है बेटा, या फिर हम पानी में ऐसे पैर रखते हैं और हमें लगता है कि अरे पैर तो हमारा नीचे जाता जा रहा है, जबकि हमें फील हो रहा था कि यहीं पे इसका सरफेस है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए होता है बेटा। सपोज करो ये एक टब है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है ऐसे, डिंग 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 डिंग, ऐसे पानी भर दिया मैंने इसमें, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, यहां से ये सरफेस है, तो ये मुझे पॉइंट दिखना है, ये मेरी आईज है, ठीक है, ये मेरी आंख है एक, ठीक है, मुझे ये पॉइंट देखना है। तो यहां से लाइट आ रही होगी ना, ऐसे करके लाइट आएगी यहां से, ठीक है, लाइट आएगी ऐसे, और वो क्या करेगी, यहां आते ही, यहां तक तो वाटर था, अब वो वाटर से जैसी बाहर निकलेगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, और मेरी आईज यहाँ नहीं है, यहाँ है, सपोज ऊपर है मेरी आंख, ये इतनी बड़ी सी मेरी आंख है, ठीक है। तो बेटा जब ये बैंड हो जाएगी ऐसे करके, लाइट ऊपर जाकर, जो सीधी जाने वाली थी ऐसे वो बैंड हो गई, जो ऐसे जाने वाली थी वो इधर को मुड़ गई, ठीक है, बैंड हो गई, बैंड हुई ऐसे आ गई। मेरी आइज को क्या पता है कि लाइट तो भैया सीधे ट्रैवल करती है, तो ये नीचे इसको सीधे करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर मीट कर गई, यहाँ मीट करी मतलब हमारा जो सरफेस है वो ऊपर बना। तो ये जो पॉइंट है मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो पूरा का पूरा सरफेस कहाँ दिख रहा है, ऊपर, यानी कि सतह ऊपर दिख रही है, इस वजह से मुझे लगेगा ये पानी की गहराई कम है। ये सब कुछ केसेस होते हैं, तो ये आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। ये भी देखा होगा बेटा तुमने अपनी बुक में डायग्राम देखा होगा कि जब एक बच्चा, छोटा बच्चा जब पानी के अंदर एक लकड़ी को पकड़ के खड़ा होता है तो वो लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, लकड़ी बैंड हो जाती है, या ग्लास के उसमें आप एक पेंसिल डाल दें तो पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखती है ना, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की।
तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉस पढ़े थे, यहां पर भी वही है, सिंपल है बेटा। एक जो इसका फर्स्ट लॉ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always equal to a constant, is always equal to a constant value which is known as n। ठीक है, जिसको हम n यानी कि एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो n क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, बट इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बला का नाम है? अच्छे अच्छे बच्चों को समझ नहीं आता बेचारों को, है ना, वो सोचते हैं यार ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर, है ना, क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट the property of a material to that how much can it bend the light। ठीक है, मतलब एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है कि वो कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकती है। जैसे यहां देखो, एयर से ग्लास के अंदर लाइट आई थी, ऐसे गई थी, और ये कितना बेंड कर पाई इसको? देखो लाइट जाती तो सीधी ऐसे जाती, बट ये बैंड होकर कैसे हो गई? इधर को बैंड हो गई, अंदर को। तो कितनी बैंड हुई? इतनी बैंड हुई है भाई साहब, इतनी। यहां से ये लाइट यहां आ गई, ठीक है, तो इतनी बैंड कर पाई है इसको। क्या ये और बैंड कर सकती थी इसको? क्या ऐसे जा रही है जी, इसने बिल्कुल बैंड कर दी, इधर की तरफ को बैंड कर दी। तो जितना ज्यादा ये इसको बैंड कर सकती है लाइट को, उतनी ही इसकी एबिलिटी, उसकी ताकत को कहा जाएगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया? ठीक है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द एबिलिटी टू बेंड द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम। गॉट इट? आगे चलते हैं बेटा। तो n की वैल्यू क्या होगी? साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। i की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, सब चीज आपको समझ आ गई होंगी बखूबी। और फिर वही है कि भाई ये सारे के सारे सेम प्लेन वगैरह पर पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब मेन लॉ हमारा ये है और इस पर आपको ज्यादा फोकस करना। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और चीजें अच्छे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी देख सकते हैं। जैसे हमने साइन आई अपॉन साइन आर तो देखा ही है, ये फॉर्मूला अभी देखा ना कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट यानी कि n होता है, n इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर। क्या n का कुछ और भी फॉर्मूला होता है? हाँ बिल्कुल होता है। स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में भी हम n का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं कि n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, चलो नीचे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है भाई। n इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब एयर से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है, वही आएगा हमारा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, वो दूसरा मीडियम हमारा ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और कोई और भी मटेरियल हो सकता है, बट जा कहां से रही है? एयर से जा रही है। ये हमने यहां पर स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दोनों की स्पीड को घटा डिवाइड कर दो, आपके पास उसका इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ऊपर वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि एयर का तो 1 ही होता है। ओके बेटा, किसी को दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलें आगे। चलो आगे क्या बातें आती हैं कि हम अगर सपोज करो कि हमने ये तो बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम भी लिख देता हूं मैं इसको, क्योंकि दोनों में लगभग बराबर सी ही होती हैं, और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया। अब सपोज करो कि अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि भैया यहाँ तो आपने कहा कि एयर हो और नीचे दूसरा कोई भी मीडियम हो, ऊपर एयर होना चाहिए, नीचे दूसरा कोई भी मीडियम हो, तब ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग मीडियम हुए कि यहाँ एक अलग मीडियम, यहाँ एक अलग मीडियम है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो अगर दोनों के दोनों मीडियम्स अलग हैं, तब पता क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे बेटा n1 और 2, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या बोलेंगे इसको बेटा? 1 and 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 I'm sorry 2 with respect to medium 1। ओके बच्चों, 1 and 2 को ना ऐसे डिनोट करते हैं कि 1 and 2 लिखा है ना,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पहले इसको बोलते हैं फिर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 यहां पे तो ऊपर आएगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यानी कि मीडियम 1 में कितनी स्पीड है लाइट की, और नीचे यानी कि मीडियम 2 में कितनी स्पीड है लाइट की, ठीक है। उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। देखो जैसे सपोज करो यहां पर मैंने ग्लास रखा और यहां पर रखा मैंने वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है, तो बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना इसका, यानी कि ग्लास का कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहां वाटर है और यहां ग्लास है। तो ऊपर लिखेंगे वाटर में कितनी स्पीड होती है, और नीचे लिखेंगे ग्लास में कितनी स्पीड होती है लाइट की, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ग्लास का आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर के रेस्पेक्ट में आएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। एक्चुअली ये क्या है ना बेटा, कंपेयर करते हैं हम, ये जो हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब जैसे सपोज करो मेरे पास 3 बंदे हैं, एक का नाम है सोनू, अमन और कालिया, सोनू, अमन और कालिया। अब मैंने कहा कालिया भाई सबसे लंबा तगड़ा आदमी है ना, भीम में मोटा तगड़ा लंबा, ठीक है। तो जो कालिया वो सबसे लंबा है, और जो मोनू और क्या लिया था मैंने, भीम ले लेते हैं यार, मोनू, भीम और कालिया, ठीक है। भीम जो है वो मिडिल का है और जो मोनू है वो सबसे छोटा है। अब मैं कह रहा हूं मोनू छोटा है, मोनू छोटा है, तो तुम कहोगे किससे छोटा है, मैं कहूंगा भीम से, ठीक है। मैं कहूंगा फिर कालिया से, तो हाँ आप कहोगे कि दोनों से ही छोटा है, सही है। फिर मैं कह रहा हूं भीम बड़ा है, तो आप कहोगे किससे, कालिया से तो बड़ा नहीं है, मैं कहूंगा अरे उससे, मोनू से बड़ा है। तो भीम मोनू से तो बड़ा ही है ना, भीम मोनू से बड़ा है ना, लेकिन कालिया से छोटा है। तो हमें भीम को जब मैं बोल रहा हूँ कि वो बड़ा है या छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, कंपेयर करना पड़ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं घर में बड़ा हूं, तो मैं कह रहा हूँ अपने छोटों के हिसाब से कि मेरे बाकी सबके सब मेरे से छोटे हैं, इसका मतलब ये तो हुआ कि मैं बड़ा हूं। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तब हम बोलते हैं कि मैं ये हूं या ये वो है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बातें कर रहे हैं बेटा, तो हम वो दूसरे मीडियम से कंपेयर करके बताते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, कि मीडियम 2 का इतना है तो मीडियम 1 का इतना है, तो मीडियम 2 का कितना होगा। समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, सुनना ध्यान से। आगे क्या आता है कि इसी को थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। अभी हमने कहा कि 1 और 2 को मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि v इन 1 अपॉन v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसे बोला ना, ठीक है। अब सपोज करो मैं 2n1 को क्या लिखूंगा, 2n1 को लिखूंगा v2 अपॉन v1, 2n1 को v2 अपॉन v1 लिखूंगा। दोनों इक्वेशन का आप देखेंगे जरा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2n1, इनका भी रेसिप्रोकल कर देता हूं तो v1 अपॉन v2। मैंने इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल किया, देखो v2 अपॉन v1 था, यहां मैंने v1 अपॉन v2 कर दिया। इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 अपॉन में पहुंच जाएगा ना 2n1, बोलो पहुंच जाएगा ना, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा कंबाइन करना बेटा, कंपेयर करना इन दोनों इक्वेशंस को। आप देख पाओगे v1 by v2 RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब 1 and 2 बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2n1 के। ये मिला रिजल्ट, ध्यान से सुन लेना कि अगर मैं देख रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, उल्टा होगा किसके, 1 के 2 के रिस्पेक्ट में, दोनों के उल्टे चलेंगे। ये फॉर्मूला आपको यूज किया जा सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। जब आपसे कह देगा कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में इतना है, तो बताओ ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, रेसिप्रोकल मान दो, खेल खत्म, ठीक है बेटा। चले आगे। आई होप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक आपको सभी को बखूबी समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर, सॉरी स्फेरिकल लेंस। अब आगे स्फेरिकल लेंसेस की बात आ गई। स्फेरिकल मिरर तो हम पढ़ चुके ना, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेटा, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्फेयर नहीं था। अब हम स्फेरिकल लेंसेस की बातें करेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंसेस कैसे बनेंगे, तो जैसा हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा, एक ये टुकड़ा था, एक ये टुकड़ा था, ये अलग अलग थे। इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो एक ऐसे बन जाएगा ना,
इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक बेटा सपोज करो मैं इसको इधर ले आऊं, इस वाले को इधर ले आऊं ऐसे, तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा कॉनकेव लेंस। क्या बन जाएगा बेटा? कॉनकेव लेंस बन जाएगा। चलो दोबारा बना देते हैं इसको, ये बन जाएगा कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखो, इसके अंदर केव सी बन रही है ना, ऐसे गुफा सी अंदर की तरफ को बन रही है ना ऐसे, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव लेंस। केव, केव माने क्या होती है? गुफा होती है, इसलिए गुफा बननी है तो भाई कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स, ये बाहर को आ रहे हैं तो कॉन्वेक्स हो गए। ठीक है ना, ये बल्गिंग आउट होता है बीच में से, और कॉर्नर्स से थिन होता है, ये बीच में से बैंड इन होता है, और एजेस से थिक होता है। ठीक है, इस तरह की इनकी डेफिनेशंस भी होती हैं। अब बेटा इनके बारे में ना थोड़ा डीप में बातें करते हैं। चलो सबसे पहले पकड़ते हैं हम इसको कॉन्वेक्स लेंस को, और इनके द्वारा फिर हम देखेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, सारे रे डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? सारे रे डायग्राम्स आ गए होंगे अच्छे से अब तो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दे तो कैसे बनानी है। दो ही चीजें थी, ट्रिक थी, यहाँ पर भी बेटा वही ट्रिक करूंगा, और सारे के सारे रे डायग्राम्स एक बार में बनाते जाएंगे, देखना ध्यान से। तो होता क्या है अपना जो ये है ना कॉन्वेक्स लेंस, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो बेटा यहाँ पर ना एक इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ओ। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। वहां से जैसे ऑप्टिकल सेंटर जो होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सी होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ओ होता है। तो जो ओ है वो बेटा इसके एकदम मिड में होता है, और ओ से गुजरने वाली लाइन जो है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब ओ से तो गुजरेगी लाइन, ऐसे भी गुजरेगी तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, इसलिए एक और चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी अपने डेफिनेशन में, कि ओ से गुजरने वाली वैसी लाइन जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इस वाले फेस के भी परपेंडिकुलर है। आ रही है ना परपेंडिकुलर? तो ये आएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होता है? एक प्रिंसिपल फोकस हो रहा है। क्या आता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस, बस और कुछ नहीं आता। फिर 2f उसका डबल लिख देते हैं, इधर f डैश और 2f डैश लिख देते हैं। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इसका रियल फोकस और वर्चुअल फोकस किधर किधर होता है। अब बच्चे आधे घूम जाएंगे, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस क्या है इसमें? तो बेटा रियल फोकस का मतलब है जिधर रियलिटी में प्रिंसिपल फोकस है, जिधर सारी की सारी लाइंस मीट करती हैं। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने ऐसे पैरेलल लाइंस भेजी, एक बीम भेज दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट कराया, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो कहां मीट करता है? हमेशा फोकस पर मीट करता है। तो यहां पर हमने सपोज किया बेटा इसका फोकस है, तो सारी की सारी लाइन ऐसे ऐसे, यहां टकराने के बाद ऐसे, और ये ऐसे, यहां सबकी सब मिल जाएंगी। इसको हम क्या बोल देंगे? फोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको बेटा? फोकस बोल देंगे। किसी को दिक्कत? तो ये जो फोकस है वो किधर है? इधर है ना, रियल वाला, है ना? मतलब जो ये लाइन से सारी की सारी वो रियली में मीट किधर करती हैं? कर रही हैं, इधर मीट कर रही हैं सारी की सारी। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसका जो रियल फोकस है वो इधर होगा। तो इधर क्या होगा भैया? तो उसको हम बोलेंगे बेटा एफ डैश। क्या बोलेंगे? एफ डैश। इधर एफ है तो इधर क्या होगा? एफ डैश। वर्चुअल वाला फोकस कह सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस कौन सी हो गई? ओ से गुजर रही है और दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बेटा, ये हमारी लाइंस आ गई, ठीक है, पैरेलल बीम डाली मैंने। अब तुम्हें एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर देखो, देख के बताओ मुझे कि पैरेलल बीम जा रही थी, कॉन्वेक्स लेंस बीच में आया, क्या हो गया? कन्वर्ज हो गई, सारी की सारी लाइट एक जगह आकर क्या कर गई? मीट अप कर गई। जब सारी की सारी लाइट एक जगह आकर मीट कर जाएंगी, ऐसे जा रही थी, इकट्ठा हो गई जी, एक जगह इकट्ठा हो गई, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज करना। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज करना। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग। तो क्या हो जाएगा? ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। अब एक बात याद करोगे आप सभी के सभी कि ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था? बताना जल्दी से, क्या होता था? ये होता था बेटा डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर होता था वो। जब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, बट जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो डाइवर्जिंग मिरर बन जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स का लेंस होगा तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, कॉन्वेक्स का मिरर होगा तो बेटा डाइवर्जिंग नेचर का होगा। क्यों? याद करो, ऐसा था ना कॉन्वेक्स मिरर हमारा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, पैरेलल लाइट्स ऐसे आती थी और ये क्या हो जाती थी? ऐसे ऊपर ऊपर को ऐसे फैल जाती थी, फिर ये ऐसे 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 यहां पर फोकस पे मीट करती थी। तो ये जारी तो ऐसे थी लेकिन फैल जाती थी नीचे को आके, है ना?
तो ये डाइवर्स कर जाती थी। क्या कर जाती थी? डाइवर्स, फैल जाती थी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। देखो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है? फैल जा रही है। गई तो ऐसे थी और इधर को फैल गई, रायता फैल गया पूरा। समझ आ गया बहुत अच्छे से कि जो कॉन्वेक्स है लेंस है वो कन्वर्जिंग है, मिरर है वो डाइवर्जिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा होता है बेटा। कॉनकेव में क्या होता है? देखो यहाँ के बाद ये कैसे जाएंगी? तो बेटा ये जाएंगी ऐसे, डाइवर्स कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? डाइवर्स कर जाएंगी, ऐसे जाएंगी। समझ आया? एरो बना देते हैं इनका। समझ आया बेटा? ऐसे डाइवर्स कर जाएंगी। जब मैं इनको पीछे की तरफ मीट कराऊंगा, ऐसे यहां मीट कराए, पीछे की तरफ जब मैं इनको ज्वाइन कराऊंगा तो ये एक पॉइंट पर टच करेंगी कहीं ना कहीं, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फोकस बोलते हैं। तो इसका जो रियल वाला, वो रियली में किधर मीट कर रही है? पीछे को मीट कर रही है। आगे तो मीट करेंगे नहीं, इधर तो इधर मीट करेंगे। ये उधर चली गई, इधर करेगी, भाई कभी मीट नहीं करने वाली है, इधर कर रही है। तो इसका रियल फोकस किधर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फोकस, नाउ टेक अ पॉइंट, टेक अ नॉट पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, इसका अगर बेटा रियल फोकस इधर की तरफ है तो फोकल लेंथ भी इधर की तरफ ही होगी, फोकल लेंथ इधर होगी। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? नेगेटिव। बोलो कौन बच्चा कह रहा है कि गलत है? जब लेफ्ट हैंड में होती है वैल्यूज तो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं ना। बताया था ना लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में बताई ना सारी चीज, साइन कन्वेंशन तक बताया ना, देख लो उस वीडियो को जाके। तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा बेटा? ये एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बट जब इसकी बात आई तो इसका रियल फोकस किधर है? एफ डैश इधर है, लेकिन रियल यानी कि एफ इधर है। डैश को छोड़ो यार, डैश क्या, डैश की डैश, तो एफ डैश को छोड़ दो और एफ को कंसीडर करो, और ये क्या बेटा? रियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो ये एफ है हमारा रियल फोकस, यहां से यहां तक जो होगा बेटा, ये फोकल लेंथ इसकी ये वाली होगी। और अगर ये इसकी फोकल लेंथ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, तो इसके लिए हम लेंगे बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव लेंस के लिए लेंगे हम फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में मेरे बच्चे इतना ज्यादा यूज आएगा ये, और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और बच्चे न्यूमेरिकल सारे गलत कर देते हैं। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना इस बात का। माइंड में तुरंत ये डायग्राम दौड़ना चाहिए। ये डाइवर्स करता है, मीट करेगा पीछे, इधर मीट करा तो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। ये क्या जाता है? ऐसे जाती है, इधर मीट कर जाती है राइट हैंड में, राइट हैंड में मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा ये क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और जब मिरर था ये तो क्या था? तो कन्वर्जिंग मिरर था, याद है ना? चलो लिखता नहीं हूं, आगे चलते हैं बेटा। लेट्स सेव सम टाइम। अब चलते हैं बेटा रे डायग्राम्स में। तो उससे पहले हम कुछ देखेंगे, क्या रूल्स देखेंगे कि कुछ कुछ रूल्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूल आता है ना, वो आता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा, और आई मीन जो लेंस है, आई एम सॉरी, दिस इज ओ ऑप्टिकल सेंटर। अगर सपोज करो मैं एक लाइन पैरेलल डाल दूं तो वो कहां से जाएगी बेटा? सब बोल देंगे भैया फोकस से जाएगी। अरे कितना बार बता दिया, ये तो चीज है ना, वहां पर सेम ही चीजें हो रही थी ना, कुछ डिफरेंस तो है नहीं खास। अच्छा, जब फोकस से डालते थे तब कहां से जाती थी? तो इसका एफ तो इधर है बेटा, और एफ डैश तो इधर है ना, तो अगर मैंने यहां से डाली फोकस से ऐसे, तो ये कैसे जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। किसी को दिक्कत? ओके। तीसरा रूल देख लो, ये ओ है, अगर मैंने ओ पर ही डाल दी तो ये सीधी की सीधी जाएगी, नहीं जाएगी? बोलो। जैसे सी पे होता था, वहां पे होता था मिरर्स में क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते थे, सी पे टकरा के वापस आती थी रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन याद करो, सी पे जाती थी, टकराई, फिर वापस आ जाती थी उसी पाथ पे। तो सेम पाथ पे होती थी, बैंड कहीं नहीं होती थी कुछ भी। यहां भी देखो सीधी जा रही है, जूम सीधे निकलते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बैंडिंग नहीं है। आगे चौथा बचा, बताओ कौन सा बचा? कोई बचा? पोल है नहीं, सेंटर है नहीं, 3 ही रूल आएंगे इसमें। तो बताओ 3 आएंगे नहीं आएंगे बेटा? तीसरे के अलावा कोई बन रहा है? बन ही नहीं रहा। चौथा क्यों बनेगा जब यहाँ पर चौथा पॉइंट ही नहीं है? वहां पे तो पोल होता था बेटा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होता था, फोकस अलग होता था, इसलिए 4 बन रहे थे। यहाँ बनेंगे नहीं बनेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या चीज, अब हम देखते हैं बेटा कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए भी अभी देख लेते हैं। जब हम पैरेलल डालेंगे तो फोकस जाएगी, कैसे? ऐसे मुड़ जाएगी, और पीछे जैसे हम मीट करके देखेंगे बेटा, तो यहाँ बनेगा फोकस। क्या बनेगा? फोकस यहाँ पे। फिर अगला रूल देख लेते हैं। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे, तो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, डायग्राम्स को मीन मत करना, ज्यादा समझने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बेटे, ध्यान देते जाना बस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जब हमने पैरेलल डाली तो फोकस से, अब फोकस पे डाल देते हैं। तो फोकस ये रहा हमारा, फोकस पे डालते हैं ऐसे, पैरेलल चली जाएगी। किसी को दिक्कत बेटा?
तीनों आपके 6 के 6 रूल्स दोनों लेंसेज के लिए आपके सामने आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब क्या होता है ना कि सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि ये O है और बेटा यहां पे क्या होता है, इसका F डैश होता है, यहां पर F होता है, और अगर ये F डैश है, ये है F डैश इतनी उस पर, तो इसके आगे 2F डैश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे डबल डिस्टेंस पर 2F डैश आ जाएगा, लिख सकता हूं ना, क्योंकि C तो है नहीं, यहाँ पे C जो लिख देते थे हम पहले मिरर वाले केसेस में, वो तो है नहीं, तो डबल लिख देते हैं 2F डैश। अब बेटा इसमें भी वही 6 केसेस बनेंगे। कैसे? ऑब्जेक्ट को आप बताओ कहां रख सकते हो? एक तो इन दोनों के बीच में यहां रख दी ऑब्जेक्ट, फिर फोकस पे रख दी ऑब्जेक्ट, फिर फोकस और इसके यहां बीच में रख दी, फिर 2F पर रख दी, फिर 2F के पीछे रख दी, और फिर रख दी एकदम इनफाइनाइट पर। 6 केसेस बन गए। 6 केसेस सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले कहां रखूं? इन दोनों के बीच में ये रखी बेटा मैंने, ऑब्जेक्ट रख दी। क्या तरीके बताए थे? 2 लाइट डालनी है, क्योंकि 2 लाइट का इंटरसेक्शन मिलेगा, जहां इंटरसेक्शन मिलेगा रिफ्रैक्टेड लाइट का, जहां अब इंटरसेक्शन मिलेगा वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। समझ आया? तो पहले कौन सी लाइट डालनी है? पैरेलल। पैरेलल वाली कहां से जाती है बेटा? फोकस से चली गई। दूसरी कहां से डालनी है? सेंटर पे, ऐसे चली गई। जब इन दोनों को हम मीट कराएंगे पीछे की तरफ, कहां बनेगा? इधर, यहां कहीं ना कहीं इमेज बन जाएगी। इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। कहां बन गई इमेज? इस तरह से कुछ पीछे की तरफ बनती आपको नजर आ जाएगी। तो पहली चीज कहां बन रही है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कहां बन रही है बेटा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखी है? ये रखी, इसके पीछे इमेज बन रही है? जी बिल्कुल बन रही है। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। फिर इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर दूसरा ये है बेटा कि एनलार्ज बन रही है। एनलार्ज्ड कैसी बन रही है? बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है? बड़ी इमेज। अच्छा, नेचर कैसा है कि भाई क्या मतलब रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है? तो ध्यान से देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट दिख रही है, इरेक्ट है नहीं है, सीधी है ना इमेज। नीचे को तो नहीं बननी टेढ़ी, नीचे को बनती है तो क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ रियल लग जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां सीधी बननी है तो क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस देखते हैं, ये आया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इस बार हमने कहा रखेंगे बेटा? फोकस पे रखेंगे। फोकस पर रखिए ऑब्जेक्ट, एक गई पैरेलल, पैरेलल से जाएगी तो कहां जाएगी? ये F डैश है, ठीक है। रियल F इसका इधर है, यहां से टकरा के सीधी चली जाएगी, फिर डालेंगे किससे? सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसे जाएगी। देख रहे हो लाइन का कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है बेटा? पैरेलल लाइट जा रही है, और पैरेलल लाइट कहां मीट करती है? इन्फिनिटी पर। कहां मीट करती है? इन्फिनिटी पर। तो जब इनफाइनाइट पर ये मीट करेंगी तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? ध्यान से सुनो। अच्छा, सपोज करो यहां पर कहीं जाके ऐसे ऐसे मीट कर गई, यहां मीट कर गई, तो इमेज देख रहे हो यहां कितनी बड़ी बनेगी, कितनी बड़ी इमेज बनी है। और यहां तो यार ये मीट नहीं करने वाली, ये बहुत आगे मीट करेंगी कहीं, और जब ये बहुत आगे मीट करेंगी तो उतनी नीचे बड़ी इमेज होती जाएगी, और जितनी बड़ी इमेज होगी, इसलिए हम लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड इमेज। हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत ही बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन क्या है? तो भैया इधर है, इसको बोल देंगे क्या? बिहाइंड फोकस, बियॉन्ड फोकस, या फिर ठीक है, या फिर बोल दो बिहाइंड द मिरर। क्या बोल सकते हैं? बिहाइंड द लेंस। मिरर नहीं है, लेंस है ये, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? हाईली एनलार्ज हो गई, बिहाइंड द लेंस हो गई, रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है, तो नीचे को बन रही है ना, तो इन्वर्टेड हो गई, तो हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। इसके पीछे बननी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे को बननी है ना टेढ़ी, तो क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्टेड। आगे सुनो, अगले केस पे चलते हैं, देखना। ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज 2F डैश, F डैश। अब रखेंगे इन दोनों के बीच में, यहां पे एक लाइन जाएगी कैसे? पैरेलल। कहां से गुजरेगी वो? फोकस से। ये है हमारा रियल फोकस F, इधर से चलेगी, ठीक है। और दूसरी कहां से जाती है बेटा? इस पे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो इमेज है वो कहां बनती है? यहां पर हमारा 2F डैश होगा, कहीं 2F होगा सॉरी, और इसके पीछे को इमेज बनेगी, ये इससे आगे बनेगी, मतलब 2F से थोड़ा सा आगे बनेगी, ठीक है। ये F हमारा यहां हो गया, ये 2F हो गया, और इसके
पीछे बनेगी, ठीक है। तो पहला कहां बनी, बियॉन्ड 2f। दूसरी चीज नीचे को बननी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी चीज कैसी बन रही है, स्मॉलर या कैसी, तो बेटा ये भी एनलार्ज है। ये जो हमारी ये बनी है ना, ये इससे बड़ी बनेगी। जब आप स्केल वगैरह प्रॉपर यूज करोगे ना, अच्छे से डायग्राम बनाओगे, तो आपका दिखेगा ये इमेज जो है हमारी वो बड़ी नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये बनेगी, ये भी एनलार्ज्ड। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। ओके, अब आपको ना एक चीज और मैं पहले बता देता हूँ। ये तीसरा केस पढ़ा है ना, ये पढ़ा हमने तीसरा केस। इससे पहले हमने 2 देखे थे अभी। जो पहला वाला केस था ना, उसमें सिर्फ वर्चुअल इंटरैक्ट बननी थी, बाकी किसी में नहीं बनेगी। सिर्फ पहले वाले में वर्चुअल इंटरैक्ट बनेगी, बाकी किसी में नहीं बनेगी, सभी में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब आपको कुछ याद आ रहा लास्ट वीडियो से, क्या याद आया बताओ। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी है, आप लोगों ने पढ़ाई की है, तो आपको पता चलेगा कि जब हम कॉनकेव मिरर के केसेस देख रहे थे, उसमें भी मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया था, नोटिस कराया था कि ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ एक ही केस है जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बननी है, बाकी सभी में रियल इन्वर्टेड बननी थी। कॉपी कर रही है ना, चीजें मैच कर रही नहीं एकदम, क्या जरूरत है रटने की यार, सब समझ आ रहा है ना बेटा। अब ध्यान से सुनना, फोर्थ केस आता है, यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे क्या, f, और ये होता है 2f, और डैश डैश नहीं क्योंकि रियल नहीं है, इधर इसके रियल वाले होते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो बेटा जब हम 2f डैश पर रखेंगे, फिर से वही चीज, एक डालो पैरेलल जाएगी फोकस से, और एक डालो कहां से। अब आप कहेंगे कि इस पे से डाल दो फटाफट से, तो देखो ये, और ये कट करी यहां पर। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 2f को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। देखो 2f पर बननी है इमेज, कहां बनी है 2f पर, और ऑब्जेक्ट भी कहां रखी है 2f डैश पर, 2f डैश पर रखी, 2f पर ही बन रही है। अब एक और चीज याद करो, रिलेट करो फटाफट से मिरर से। कॉनकेव मिरर में भी क्या होता था, जब हम कॉनकेव मिरर में, ओपन करके देखना अपने नोट्स, कॉनकेव मिरर में जब हम सेंटर पर रखते थे, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते थे, तो वो उसी के नीचे इमेज बन जाती थी, और सेम साइज की बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। ऐसे ऑब्जेक्ट रखी थी, उसके जस्ट नीचे बनती थी एकदम। जाके चेक करो, रे डायग्राम अच्छे से पढ़ाया था, याद रखना। सेम चीजें रिपीट करनी यार, कुछ नहीं है, रिलेट करके रखोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। देखो क्या, पहली चीज कहां बननी है, एट 2f। कहां बन रही है इमेज, एट 2f। कैसी बन रही है, सेम साइज की, ना ही तो छोटी ना ही बड़ी साइज की इमेज बननी है, सेम साइज की बन रही है जी। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड भी दिख रही है सबको, बिल्कुल दिख रही है, समझ आ गया। बढ़ूं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। चलो बेटा आगे सुनो। अब आता है 5वां केस, ये हमारा लेंस, दिस इज O, दिस इज f डैश, 2f डैश, और हमने रख दी इसके पीछे अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से गई बेटा क्या, पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो जाएगी फोकस से। कितना इजी हो गया, कहानी सी बन गई, कुछ भी नहीं। अब एक डालोगे इस पे तो ये जाएगी यहां टकराकर, यहां f है, यहां हमारा 2f है, इनके बीच में बन गई हमारी इमेज a डैश b डैश। वो सब लिख लेना, a डैश b डैश वगैरह, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप सुनते चलना। पहली चीज बताओ, रे डायग्राम समझ आ रहे हैं, कुछ हुआ इसमें, देखो सिंपल एक काम कर रहा हूं यार, सिंपल एक काम। क्या एक काम, पहली चीज पैरेलल डालो, फोकस से जाएगी। दूसरी चीज ओ से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से डाल दो, बस जहां दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर जाए, इमेज बन गई। आगे चलते हैं। पहली चीज कहां बनी, इन बिटवीन एफ एंड एफ, तो एट मत लिखो, लिखो इन बिटवीन एफ एंड 2f। कैसी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बननी है, तो डिमिनिश्ड लिखते हैं स्मॉलर को, क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी। तीसरा पॉइंट क्या, कि रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। लास्ट एंड सिक्स्थ केस, लास्ट एंड सिक्स्थ केस क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आपने हर जगह ऑब्जेक्ट रख ली, 2f डैश से पीछे भी रख ली, अब इनफाइनाइट पे रख दो। और मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में, देखा हर चीज बता चुका हूं यार, सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, बार बार सेम चीज बोल रहा हूं, देख लो वीडियो, ध्यान से देखना और रिलेट करना, चीजों को खुद से रिलेट करना, बाकी मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। मैं रखूंगा जब भी ऑब्जेक्ट को कहां, इंफिनिटी पर, तो इमेज बनेगी कहां, फोकस पर। जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा फोकस पर, तो इमेज बनेगी कहां,
इंफिनिटी पर, अपोजिट है, वाइस वर्सा चलते हैं एकदम। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज इंफिनिटी, वाइस एंड वर्सा। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इंफिनिटी पर रख दी, तो इंफिनिटी पर अब पता नहीं कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, कैसे कैसे रेज आएंगी। तो मैंने कहा भाई एक तो सीधी ले आते हैं और एक को थोड़ा ऐसे ले आते हैं, दो रेज ले आए और मैंने आपको बता दिया है क्या कि फोकस पर ही बनने वाली है। फोकस हमने कह दिया कि यहां है, तो इसी पर इमेज बना दो, नीचे ऐसे बना दी। लेकिन आप कहोगे दो रेज तो आई नहीं भैया, तो ये वाली तो अभी पार ही नहीं कराई मैंने। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे फटाक से ऐसे। ये क्या किया हमने, ये हमने बनाया स्मार्ट डायग्राम है, करा ना। कैसे, अगर हम ऐसे ही मैच कराते तो हमारा भाई आप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, इसलिए पहले ही मैंने ऑब्जेक्ट बना दी और फिर मैच कराया है, ठीक है ना। इससे आपके डायग्राम्स गलत नहीं होते हैं। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर क्या पता चल रहा है आपको बेटा, पहली चीज के एट एफ बन रही है, एट फोकस। दूसरी चीज आपको पता चल रहा है कि बहुत छोटी बननी है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटी सी बननी है। कैसे पता, आपने कभी वो एक्सपेरिमेंट किया है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता था, हमारे टाइम पे तो निकलता था यार, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते तो उसके अंदर ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकलता था छोटा सा, अब शायद आता है नहीं आता पता नहीं, आपके कहीं और तो देखा ही होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे ऐसे देखते ना कि अल्लाह तेरे हाथ के कीड़े देखूं, ऐसे करते थे ना बचपन में, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, धूप में लेके जाते हैं और एक पेपर पर कहते हैं पेपर जलाएंगे, पेपर जलाएंगे, ठीक है। तो पेपर जलाएंगे, क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, वो जो लेंस है ना वो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो क्या कर रहा है, वो सूरज की इमेज को आपकी कॉपी पर उतार रहा है, सूरज की इमेज को यहां बना रहा है। तो सूरज क्या है, सन, सन एक बॉडी है, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो कहां है, इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी की ऑब्जेक्ट को की इमेज को वो कहां बना दे रहा है, उस पेपर पर बना रहा है। इंफिनिटी पर रखी हुई इस ऑब्जेक्ट की इमेज को वो पेपर पर बना रहा है, और उसको हम ऐसे 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 करते थे, फिर देखते थे इंटेंस पॉइंट कहां बनना, एकदम शार्प पॉइंट बनता था, एकदम शार्प। फिर उसको हम ऐसे पकड़ के रखते थे और वो वहां से काला पड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि वो लाइट एनर्जी सारी की सारी जब एक जगह पड़ेगी तो एनर्जी तो कुछ कमाल दिखाएगी ना, तो वहां पर हीट एनर्जी इकट्ठा हो जाती थी, सब ऐसे वो ब्लैक सा पड़ भी जाता था कभी कभी, ठीक है, जब हाई हाई पावर के लेंगे तब। तो बेटा होता क्या है कि फोकस पर बनती है, और देखो इतना सा सूरज दिखता है वो, इतना सा पॉइंट सा दिखता है वो, जबकि क्या सूरज इतना सा है, अबे बहुत बड़ा है सूरज, बहुत ज्यादा बड़ा, हमारी अर्थ से कई कई हंड्रेड्स टाइम्स है आई थिंक, ठीक है, 100 टाइम्स है। ओके, तो चेक करते हैं कि भाई ये जो है बेटा स्मॉलर, मच स्मॉलर, या फिर टू मच डिमिनिश्ड, सो मच डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख दो, हाईली डिमिनिश्ड। और बेटा है कैसी, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो गया, रियल क्या होती है आप बता दूं, पहले भी बताया था ना कल। तो रियल क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वो पेपर जो है तुम्हारा स्क्रीन है, इमेज किसकी उतार रहे हो उस पे, सूरज की, सूरज की इमेज आपने उस पर दिखा दी, समझ आ रहा है, यही होती है रियल इमेज, जब हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, उस स्क्रीन ही तो है वो पेपर, समझ आ गया ना। आगे चलते हैं बेटा। तो 6 के 6 केसेस यहाँ पर हमने सारे डन कर लिए। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको रटना बहुत जरूरी है, रटना मतलब आपको ना एकदम ऐसे पता होने चाहिए, फिंगर टिप्स पर होने चाहिए सारे, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बन रही होगी, क्योंकि उसी के हिसाब से ना कई बार आपको वैल्यूज की साइन को जज करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा कि सपोज करो मैंने फोकस पे रख दी, तो आपको पता है इन्फिनिटी पर बननी है, इन्फिनिटी पर बननी है, नीचे की तरफ बननी थी, उधर उधर बननी थी, तो जो उसकी हाइट है वो नेगेटिव हो जाएगी, और उधर बननी है राइट हैंड साइड पे, तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे जज करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा अब यहां पर आता है लेंस फॉर्मूला। क्या आता है बेटे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब दूंगा मैं आपको एक ट्रिक, ध्यान से सुनना। मिरर फॉर्मूला क्या था ये बताओ पहले, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v था, या 1/v प्लस 1/u, कुछ भी लिख दो, है ना। मैंने कहा 1/u प्लस 1/v, आप ये भी तो लिख सकते हो कि 1/v प्लस 1/u, है ना, क्योंकि किसको भी प्लस 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 तो इधर उधर किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, जैसे ये है, क्या ये इसके बराबर है कि 1/u माइनस 1/v होगा, ये गलत है, इसके बराबर नहीं है, ये नहीं है भाई बराबर, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ऐसे, तो समझ आया आपको, ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है। अब आप कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/v माइनस 1/u को लिख देते हैं 1/u माइनस 1/v। तो इसकी मैं एक ट्रिक बनाता हूं, ठीक है, देखो होता क्या है, आप मुझे ये बताओ कि u पहले आता है v पहले आता है, अल्फाबेट्स में u पहले आता है v, u पहले आता है, बिल्कुल ठीक है। u अगर पहले आ रहा है तो आप मुझे अब ये बताओ कि
u अगर पहले आ रहा है, v बाद में आ रहा है, मैंने यहां फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, मुझे पहले क्या आ रहा है, v पहले आ रहा है, v पहले आ रहा है, u बाद में आ रहा है, यहां उल्टा हो गया, और उल्टा हो गया इसलिए हमने क्या लिखा बीच में, माइनस लिखा। मजा नहीं आया? अबे बहुत आया, सुनो दोबारा से। u और v में से कौन पहले आता है, u पहले आता है, v बाद में आता है। यहां देखना कौन पहले आ रहा है, यहां v पहले आ रहा है, u बाद में आ रहा है, तभी तो हमने बीच में माइनस किया है। जब कोई काम उल्टा करता है तो हम उसके नंबर काट देते ना, ओए गधे तेरे नंबर कटेंगे, उल्टे उल्टे काम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, हमने बीच में माइनस लगा दिया, लेंस फॉर्मूला बन गया। हो गया ना याद, हो गया ना, पक्का हो गया होगा बेटा। नहीं आया हो तो स्किप करके दोबारा देखना, अच्छे से ट्रिक याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे लेंस और मिरर का फॉर्मूला, कि माइनस प्लस की कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब आता है एक मैग्निफिकेशन, इसके अंदर बेटा मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही जो मिरर के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई लेंस कितना मैग्नीफाई कर सकता है इमेज को, कितना ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं बेटा m से, और इसकी वैल्यू होती है v अपॉन u। अच्छा वहां क्या होती थी, तो वहां पर क्या होती थी, मिरर के केस में होती थी m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये मिरर के फॉर्मूले से, ठीक है, ये मिरर के हैं दोनों, ये और ये लिख लो इसको चाहे, और m की वैल्यू क्या होती थी, माइनस v अपॉन u, और ये किसके इक्वल होती थी, h2 अपॉन h1 के, यानी कि हाइट अपॉन दिस। यहां पर भी वही चीज है, h2 अपॉन h1 के भी बराबर होती है, ठीक है, लेकिन v अपॉन u होता है, माइनस नहीं होता, यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, पिछली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि u यानी कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो u क्या हो गया बेटा हमारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है, हमेशा नेगेटिव रखना है इसकी वैल्यू। जैसे u की वैल्यू 20 दे रखी है, तो तुम यहाँ 20 नहीं रखोगे, माइनस 20 रखोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, चिंता मत करना। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और फॉर्मूला आता है, जैसे वहां पर r इजिकल टू 2f था, r इजिकल टू क्या था, 2f था, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में। रिफ्रैक्शन में एक चीज आती है पावर, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ये क्या है, लेंस की ताकत, मतलब कोई लेंस कितना ज्यादा किसी चीज को मैग्नीफाई कर सकता है, या फिर कितना उसके अंदर पावर है। जैसे मेरे आंखों पे से लगा है, इसकी 1.5 पावर है, 1.5 समथिंग है, ओके, माइनस का 1.5 है, तो माइनस की 1.5 का मतलब क्या है, अभी बताता हूं सारी चीजें। देखो होता क्या है, मैंने अभी क्या बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्यों, याद दिलाता हूं, देखो लाइट्स ऐसे जा रही थी और वो सबको मीट करा रहा था, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे जा रही थी और वो एक जगह मीट कर रहा था, तो इधर मीट कर रहा था ना राइट हैंड साइड में, तो एफ की वैल्यू क्या होगा, फोकस उसका उधर होगा, फोकस उधर मतलब पॉजिटिव वैल्यू एफ की, फोकल लेंथ की। कॉनकेव में क्या होता है बेटा, कॉनकेव में बताओ, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में ऐसे लाइट जा रही थी और वो फैला रहा था, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, पीछे मिलेंगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फोकस हो गया, तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है, आगे समझना आप। तो ये हो गई हमारी एफ की वैल्यू। अब इसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि माइनस पावर मेरे लेंस की क्यों है। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f, क्या होता है 1/f, इसकी यूनिट होती है बेटा डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर में नापते हैं इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो एफ आ रहा है ना 1/f, यानी कि 1/f कर दो सीधा, फोकल लेंथ जो भी दे रखी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, हमारी पावर आ जाती है, ठीक है ना, ओके। अब मेरी बात बताओ, मेरे को है ना मायोपिया है, अगर आप लोगों ने आई वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके अंदर हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, ये सब चीजें आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है, नहीं पढ़ी होंगी मैं चैप्टर इस पे वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो, रिवीजन के लिए सभी चीजें कराई जाएंगी। तो बेटा मुझे मायोपिया में करेक्टनेस के लिए क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, कॉनकेव, तो मेरे जो लग रहा है वो कॉनकेव लेंस लग रहा है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस होती है, तो जब मैं एफ की वैल्यू माइनस रखूंगा तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी, इसलिए मेरे को जो लेंस लग रहा है वो कितने का लग रहा है, -1.5 का लग रहा है। समझ आ गया। और जिसको हाइपरमेट्रोपिया, जैसे हमारे फादर और मदर को जो होता है, हमारे पेरेंट्स को, वो जनरली हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी कि उनको पास का पहले दिखना बंद हो जाता है। छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता, हम जैसे एज के बच्चों में ऐसा नहीं होता, हमारी दूर की नजरें कमजोर होती है, पास की ठीक रहती है, ठीक है। तो जिसकी पास की नजरें कमजोर है उसको होती है हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव एफ, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव, तो पावर की भी उसकी पॉजिटिव, यानी कि उसके ऊपर जो लेंस लगेंगे वो पॉजिटिव पावर के लगेंगे। समझ आ रहा है, तो उसकी होगा जैसे प्लस का 2 लग रहा है, प्लस का 1.5 लग रहा है, इस तरह से हर एक चीज समझ आ गई होगी, आई होप। इसके बाद हम चलते हैं बेटा आगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉनकेव के बारे में। तो कॉनकेव लेंस और देख लेते हैं और चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं।
कॉनकेव लेंस का सिर्फ बेटा दो ही केस है, देखो ये है, फोकस इसका यहाँ है, हमने एक रखा फाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रख दी, तो कैसे जाएगा बेटा, पैरेलल जाएगी, एक तो वो जाएगी कहां से, फोकस से। अब फोकस से इधर तो वापस नहीं आ जाएगी कूद के, क्योंकि इधर आ गई तो वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जाएगी तो भैया जी पार लाइट जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो लाइट तो पीछे से सीधी आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉट 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 करके यहाँ मीट कर देता हूँ, और यहाँ जहां भी मीट करेगी वही हमारा फोकस होता है। तो यहाँ आ गया, समझ आया ना कैसे, रिवाइज करा दे दोबारा से ये चीज, आगे सुनो। अब मैंने क्या किया बेटा, ऐसे करके चलेगी दूसरी लाइट ऐसे, ठीक है, तो सीधी जा रही है, तो यहाँ जो कट करेगी वो कहां पे करेगी, यहां कर जाएगी। किसी को दिक्कत इसमें, बताओ। बोलो बच्चों, समझ आई इतनी चीज? इसमें सिर्फ एक ही केस है इंपॉर्टेंट जो है, और दूसरा बता देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे गई, इधर गई, यहां पर कट कर गई, ये सीधी जा रही थी बेटा, सीधी निकल जाती है ऐसे, तो ये दोनों की दोनों रेखाएं जो है वो यहाँ पर कट करी है, दोनों लाइंस, तो इमेज जो हमारी यहाँ बनेगी, यानी कि a डैश b डैश ये बन रहा है, ये हमारा ए बी है, ए बी इमेज यहाँ बनी है। इसके जो नेचर है वो कैसा है कि डिमिनिश्ड बन रही है। अच्छा, बन कहां पे रही है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ऐसा बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस, मिरर नहीं लेंस। और तीसरी चीज कैसी बननी है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी है। कैसी बननी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है। इनफाइनाइट वाला केस और लिख देता हूं, देखो इनफाइनाइट के लिए। अब आप ही बताओ, मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट पर जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी बोलो, फोकस पर। इनफाइनाइट और फोकस का ना एकदम वो है, एकदम उल्टा चलता है, वाइस वर्सा चलता है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां बनेगी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड। फिर और दूसरी बात कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई, समझ आ गया बच्चों सभी को, ठीक है। इसके यूजेस वगैरह क्या है, आप सभी चीजें देख सकते हैं कि यूजेस वगैरह पढ़ लो ना आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे हमने बताया कि हाइपरमेट्रोपिया विजन जो होता है उसमें यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं, कॉनकेव को भी मैग्नीफाई करने के लिए, या छोटी चीजों को, इन सब चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर हमें जनरली वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि इसके जो दोनों केसेस है उसमें क्या आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ रही है, समझ आया। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक और चीज होती है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, अगर सपोज करो कि दो लेंस को मैं कंबाइन कर दूं, दो लेंसेस को मैं क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंपल ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक कॉनकेव लिया, और उन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, दोनों को जोड़ दिया। तो सपोज करो इसकी -6 है, -6 डायप्टर, इसकी प्लस की 10 है। क्या कह रहे, उल्टा लिख दिया, पता उल्टा लिखा क्या मैंने, इसकी पावर माइनस होती है, इसकी माइनस होती है, अबे कॉनकेव वाले की माइनस होती है लाला, ठीक है, और इसकी क्या होती है बेटा, प्लस होती है, ठीक है। तो प्लस की 6 और माइनस की 10, तो इनकी जो ओवरऑल पावर बनेगी, ये जो लेंस बना, ये कंबाइन करने के बाद जो लेंस बना, इसकी पावर कितनी आएगी, +6 -10, तो माइनस का 4 डायप्टर आ जाएगी, प्लस कर दो सिंपल, मतलब जो टोटल पावर होगी वो P1 + P2 हो जाएगी, ठीक है बच्चे, समझ आ गया अच्छे से, ठीक। यहाँ होता है आपका चैप्टर एंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी, अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है, देख लिया होगा पढ़ के बेटा। और आगे भी इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही हमारी वीडियो है। रोज हम वीडियो डाल रहे हैं बच्चों, नया चैनल है, तो प्लीज वी नीड योर सपोर्ट, योर हेल्प, तो प्लीज सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू।